लेते हैं। ये रिक्वायरमेंट सही है कि रिक्वायरमेंट लिखनी कैसे है, ठीक है। तो हम एक टेम्पलेट है, ये इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि जब आप FIP करेंगे तो आपको ज़रूरत पेश आएगी, ठीक है। तो इसको एज ए रेफरेंस आप रख लेंगे कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो फिलहाल तो शायद अभी आप इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि सिवाय इसके कि मैं एक असाइनमेंट इस तरह का दे दूं जिसमें आपको ये सब करना पड़े, लेकिन वैसे आपको इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा क्योंकि, ठीक है। तो हम इसको ज़रा देख लेते हैं कि रिक्वायरमेंट लिखी कैसे जाती है। जो भी हमने बात की ना कि जब आप जाएंगे रिक्वायरमेंट लेंगे और बात करेंगे तो स्पेसिफिकेशन, तो उसके प्रोसेस को हम नहीं पढ़ रहे हैं, इतनी डिटेल नहीं पढ़ेंगे, वो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का है, लेकिन उसमें क्या क्या होना चाहिए वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं आज के लेक्चर में, ठीक है। तो ये हम देख लेते हैं रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन कैसे लिखी जाती है। अच्छा, ये थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि जो हम जो पढ़ रहे हैं ये वाटरफॉल की मेथोडोलॉजी से पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप एजाइल पढ़ रहे होंगे तो एजाइल में इस तरह से नहीं लिखी जाती है रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो क्या है रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, जरा पढ़ लीजिए। रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन एक एग्रीमेंट है, डॉक्यूमेंट जो कस्टमर ने कुछ बताया है, आपने डॉक्यूमेंट किया है और फिर आप उसको बता रहे हैं कि हाँ जी यही आपने बताया, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट में नेचुरल लैंग्वेज भी होगी, ग्राफिकल मॉडल्स या मॉडलिंग भी होगी ताकि समझाना आसान हो जाए, ठीक है। ग्राफिकल मॉडल इलस्ट्रेट क्या करता है, चीज़ों को समझाने में आसानी कर देता है, ठीक है ना। अगर आपने कोई मॉडल बनाया हुआ है, कोई चीज़ किया हुआ है, तो क्या करता है, तो मॉडलिंग क्यों करते हैं और मॉडलिंग क्या करती है, तो ये थोड़ा सा हम पढ़ लेंगे। मॉडलिंग कॉम्प्लेक्स चीज़ों को आसानी से समझाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये मॉडलिंग होती है, फिर इस तरह से कहीं लैंग्वेज इस्तेमाल होगी, तो दोनों का कॉम्बिनेशन बना के हम क्या करते हैं, एक सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट बनाते हैं। तो इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू, ग्राफ भी होगा या मॉडल भी होगा, ठीक है। और ठीक है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट हैज बोथ फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल। अभी हम थोड़ी सी देर में देख लेंगे कि इसमें क्या होता है और क्या नहीं होता। तो जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो ये बहुत सारे नाम हैं SRS के, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन को बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, ये बहुत इस्तेमाल होगा। BRD, जब आप जाएंगे तो BRD बहुत इस्तेमाल होगा बैंक्स वगैरह में, ये वर्ड आप सुनेंगे तो BRD आप सुने तो इसका मतलब है SRS ही है ये, ठीक है। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट SRD भी कहा जाएगा, ठीक है। और मैं आप लोगों की unless all these requirements are written in an organized and readable fashion, are the key project. Stakeholder review them, people will not be sure what they are agreeing on. इसका मतलब है डॉक्यूमेंट ऑर्गेनाइज्ड हो। अभी हम देख लेते हैं ऑर्गेनाइज्ड का क्या मतलब है, एक खास तरीके कार से लिखा जाएगा। रीडेबल हो, अब रीडेबल शायद लिखने वाले के लिए तो है, लेकिन जो सामने वाले लोग बैठे हुए हैं उनको समझ नहीं आ रही है, उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अगर आपने यूज केस बना दिया है और कस्टमर ने यूज केस नहीं पढ़ा हुआ है तो उसकी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। समझ में नहीं आएगा तो फिर सही और गलत का कैसे पता चलेगा। कस्टमर से आप पूछ रहे हैं यही आपकी रिक्वायरमेंट है, तो कैसे पता चलेगा ये सही है गलत है, तो उसका समझ आना जरूरी है, ठीक है। फिर SRS में क्या चाहिए, व्हाट आर द फंक्शनल, व्हाट आर द कैपेबिलिटीज रिक्वायर्ड। तो अगर ये कस्टमर से ही पूछ रहे हैं ना, कस्टमर को तो डॉक्यूमेंट समझ ही नहीं आ रहा है, ठीक है। तो फिर हम देखेंगे कि कैसे होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। SRS is the basis of all subsequent project planning, design, coding। अब ये सारी चीजें, यानी जो कुछ इसमें लिखा है प्रोजेक्ट की प्लानिंग डिजाइनिंग सब इसी की बेस पे होगी ना। यानी आपको पता है कि आपने रिक्वायरमेंट दी थी तो डिजाइन डेवलपमेंट कोडिंग हुई थी, तो जो कुछ आपने दिया है उसकी बेसिस पे पता चलेगा एस्टिमेशन, कॉस्ट कितनी लगेगी, टाइम कितना लगेगा। अगर वो स्कोप गलत है तो वो सब गलत हो जाएगा, अगर वो सही है तो सब सही हो जाएगा, ठीक है। रिक्वायरमेंट शुड नॉट कंटेन डिजाइन कंस्ट्रक्शन एंड टेस्टिंग, ये नेक्स्ट फेज में होता है। दे शुड नॉट बी एनी अजम्पशन, ठीक है। अभी ये जरा मैं बताऊंगा कि अजम्पशन क्यों नहीं होने चाहिए, ठीक है। और
अजम्पशन क्या चीज़ होती है, ज़रा हम इसको ज़रा समझेंगे। रिक्वायरमेंट के अलावा अजम्पशन क्या चीज़ होती है, और ठीक है। और अब ये बात तो समझ में आ रही होगी कि डिज़ाइन क्यों नहीं होनी चाहिए, कंस्ट्रक्शन टेस्टिंग क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा कि जी रिक्वायरमेंट वाला फेज़ अलग होता है और नेक्स्ट फेज़ जो होता है डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन होता है, तो फिर आप उसमें डिज़ाइन नहीं डालेंगे। डेवलपर एंड कस्टमर शुड मेक नो अजम्पशन, ठीक है। अब ये अजम्पशन क्या होता है और उसका क्या नुकसान और क्या फ़ायदा है। अब सपोज कीजिए मैं एक फैक्ट्री हूँ और मैं एक ईआरपी खरीद रहा हूँ, ठीक है। एसएपी का नाम सुना हुआ है, एसएपी या कोई और, जेडी एडवर्ड या ओडो, ये सारे एसएपी हैं, सॉरी ऐसे सारे क्या हैं, ईआरपी के सॉफ्टवेयर हैं, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग के सॉफ्टवेयर हैं, ऑटोमेशन करते हैं, ठीक है। तो एसएपी एक जर्मन सॉफ्टवेयर है। आई डोंट नो, नाम सुना हुआ है आप लोगों ने? एनीबॉडी हु हर्ड, जिसने नाम सुना हुआ है एसएपी का? सुना हुआ है नाम किसी ने? भाई, एसएपी का नाम सुना हुआ है आप लोगों ने? आवाज आ रही है आप लोगों को? नो सर। नो सर। ठीक है, तो एसएपी सर्च कर लेंगे और जरा देख लेंगे। तो एसएपी एक सॉफ्टवेयर है जो जर्मनी में बना हुआ है और एक बहुत पॉपुलर सॉफ्टवेयर है। अब मैं कहता हूँ कि जनाब मैं अपनी फैक्ट्री में एसएपी लगाना चाहता हूँ, ठीक है ना। मैंने लोगों से बात कर ली और सारा कुछ है, और मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि एसएपी मेरे जो फैक्ट्री के 1000 लोग हैं या 800 लोग हैं, ये सीख जाएंगे बहुत आसानी से, क्योंकि जो नए चेयरमैन आए हैं वो जर्मनी से आए हैं और वो एसएपी को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। वो समझ रहे हैं कि जो मेरी जो फैक्ट्री के सारे लोग हैं वो भी समझ जाएंगे। अगर ये अजम्पशन सही है तो ऑटोमेशन बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। अगर ये अजम्पशन गलत हुआ तो क्या होगा आपके ख्याल में? अब सोच रहे हैं आप, ये अजम्पशन पूरे ऑटोमेशन की बेसिस है, ये अजम्पशन। ये अजम्पशन सही है तो क्या होगा और गलत है तो क्या होगा, ध्यान में आ रहा है? ठीक है, आ रही है बात समझ में? चले इसको जरा 2 मिनट सोचें, मैं 5 मिनट ब्रेक करके, there's somebody on the gate, मैं जरा गेट खोल के आता हूँ, 1 मिनट जरा। चलिए, सॉरी,
ठीक है, तो अजम्पशन अगर ऑटोमेशन से पहले गलत हो गया तो सारा प्रोजेक्ट जो है ना वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने एज्यूम किया था कि हमारे लोग एसएपी को जो आप लगाएंगे तो सीख जाएंगे। तो अगर ना सीखे तो ये अजम्पशन नहीं होना चाहिए, इसको वेरीफाई कर लेना चाहिए। ठीक है, तो प्रोजेक्ट के अंदर ये भी शामिल है कि आप जो रिक्वायरमेंट ले रहे हैं वो उसमें कोई अजम्पशन ना हो। इसी तरह से आप कुछ और सोच रहे हैं कि ऐसा होगा, मैं दूंगा तो कस्टमर ऐसा करेगा, तो उसको भी वेरीफाई कर लेना चाहिए। ठीक है, तो इट शुड नॉट बी एनी अजम्पशन। अच्छा, डॉक्यूमेंट के अंदर ये आप लिखेंगे कोई अजम्पशन है या नहीं है, अगर है तो उसको वेरीफाई होना जरूरी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप ये सोच रहे हैं कि कस्टमर के पास ऑरेकल का डेटाबेस है, तो जरा पूछ लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए कौन सा वर्जन है, वो सब डॉक्यूमेंट में होना चाहिए। क्योंकि अगर आप जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं वो अगर ऑरेकल बेस्ड है तो कस्टमर के पास भी वही वर्जन होना चाहिए। अगर आप बना रहे हैं ऑरेकल में और या किसी भी टूल में और कस्टमर के पास वो टूल नहीं है तो सब सारी मेहनत बेकार जाएगी। ये बात समझ में आ रही है? विच इज अगेन डायरेक्ट रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन टूल्स की रिक्वायरमेंट है, एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, तो ये सारी चीजें जरूरी हैं बहुत। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है भाई? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, अब जरा एक छोटी सी एग्जांपल से समझिए और भी क्या चीज होती है। रिक्वायरमेंट खाली फीचर्स एंड फंक्शनैलिटी नहीं होती है। एक बहुत रियल लाइफ एग्जांपल है नादरा की। जब नादरा डेटा एंट्री कर रहा था, आज से ये बात है 12-13 साल पुरानी, तो एक डेटा एंटर करने में 4 मिनट लगते हैं या 3.5 मिनट लगते हैं। तो एक अच्छा सॉफ्टवेयर बनाया जाए या अच्छा स्क्रीन बनाया जाए कि जो 4 मिनट से 3 मिनट हो जाए या 2.5 मिनट हो जाए, तो पूरे पाकिस्तान का जब आप डेटा डालेंगे तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो स्क्रीन ऐसे बनानी है जिसमें टाइम कम लगे। ठीक है, अगर आपको मालूम हो कि डेटा एंट्री वालों का राइट हैंड जो है वो कीबोर्ड पे चल रहा होता है, ठक ठक ठक। ठीक है, दे डोंट यूज माउस, दे डोंट, जल्दी से नाम डेट ऑफ बर्थ या एंटर करना है तो उनका कीबोर्ड कैसे चल रहा होगा, माउस नहीं होगा। अब अगर आपने एक स्क्रीन डिजाइन किया जो कि बहुत ही खूबसूरत है, उसमें माउस भी चलता है, लेकिन डेटा एंट्री जब वो करता है कस्टमर तो 4 मिनट के बजाय वो 8 मिनट लग गए या 6 मिनट लग गए, तो आपके ख्याल में वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल है या नहीं है? आपके ख्याल में प्रोजेक्ट सक्सेसफुल है? कोई सोच के बताएगा? ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव ये था कि टाइम जो है वो कम लगेगा, तो वो तो टाइम तो कम नहीं लग रहा है, टाइम तो ज्यादा लग रहा है। स्क्रीन बहुत खूबसूरत है और जिसने बनाई है उसने बड़ी मेहनत से बनाई है। ठीक है, तो पूरे पाकिस्तान का डेटा एंटर करने में दुगना टाइम लग जाएगा। और वो कह रहा है मैंने तो बहुत जबरदस्त बनाई है। उसने जबरदस्त बनाई है, लेकिन अजम्पशन क्या है कि जी कीबोर्ड कैसे एंटर होता है, यानी जो लोग डेटा एंटर करते हैं वो उसको पता नहीं है, वो कभी ग्राउंड पे उतरा ही नहीं है, उसको मालूम नहीं है कि डेटा एंट्री होती कैसे है और स्क्रीन को कैसे डिफाइन करना है। ठीक है, तो ये रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड किए बगैर उसने कुछ चीजें बना दी है। अभी सारी चीजें इसलिए बता रहा हूँ कि आपको थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी नजर आए। इसका पार्ट नहीं है, इस कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन आपको थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी नजर आए। ठीक है, अगर सारी गलती होगी तो पूरा पूरा प्रोजेक्ट फेल हो सकता है अजम्पशन की बेसिस पे और कंस्ट्रेंट की बेसिस पे। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए, तो ऑडियंस कौन है आपकी? ऑडियंस कस्टमर है, प्रोजेक्ट मैनेजर है, टेस्टिंग ग्रुप है। क्योंकि जो आप डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो उनसे लेके पूछ पूछ के डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट, ये सारे जो भी जिन लोगों से आपकी स्टेक होल्डर से मिल रहे हैं। लेकिन उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजर, पीएम का मतलब है प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट मैनेजर आपकी रिक्वायरमेंट की बेसिस पे एस्टिमेट करेगा कितना टाइम लगेगा। जो आखिरी वाला सवाल मैंने आपसे पूछा है, जो असाइनमेंट में पूछा है, जो आप रिक्वायरमेंट लेंगे, अगर आप सही समझे हैं तो फिर आप सही टाइम शेड्यूल लिख पाएंगे, एफर्ट लिख, अभी पढ़ा नहीं है आपने, लेकिन बहरहाल जो भी आपको पता है आप लिखिए, फिर उस पर हम डिस्कस करेंगे। जब आप असाइनमेंट देंगे तो फिर विल डिस्कस के क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ताकि वो आपको समझ में आए। फिर उसके हिसाब से आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम समझेगी कि क्या बनाना है, व्हाट टू बिल्ड। उसमें सारी चीजें डिटेल लिखी हुई हैं, रिक्वायरमेंट लिखा हुआ है।
टेस्ट ग्रुप क्या करेगा, टेस्ट ग्रुप देखेगा रिक्वायरमेंट अगर ये है तो उसको टेस्ट कैसे करना है, उसे टेस्ट प्लान बनाएगा, केसेस बनाएगा, सिनेरियोज बनाएगा, ठीक है। तो सारे लोग की डिपेंडेंसी आपकी डॉक्यूमेंट के ऊपर है। आपने अगर डॉक्यूमेंट सही बनाया है तो ये सारे लोगों का काम सही है, अगर सही नहीं बनाया है या उसमें थोड़ा सा भी एरर है तो वो सारा एरर जो है ना आगे इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि अगर रिक्वायरमेंट इनकम्प्लीट है तो सारे लोग एरर इंड्यूस हो जाएगा, सारी चीजें, ठीक है। ये सारी आपके ऑडियंस है, डॉक्यूमेंटेशन राइटर, ट्रेनिंग पर्सनल, लीगल स्टाफ, सब कॉन्ट्रैक्टर, ये सारे आपके ऑडियंस है, ठीक है। अभी कुछ गाइडलाइंस आपको बताई हैं। अवॉइड स्टेटिंग रिक्वायरमेंट रिडंडेंटली, कोई चीज दोबारा दोबारा से नहीं लिखनी चाहिए। राइटिंग द सेम रिक्वायरमेंट इन मल्टीपल प्लेसेस, ये भी नहीं करना चाहिए, यहाँ पे भी लिखी है वहां पे भी लिखी है, इसलिए इसको आप क्लब कर लेते हैं। तो आप लिखते हैं कि ये वाली रिक्वायरमेंट जो आपने लिखी हुई है ये फलाने मॉड्यूल में होगी, ठीक है, इस तरह से आप लिखते हैं। रिजॉल्व ऑल टू बी, ये TBD का मतलब है टू बी डिफाइन, ठीक है ना। मैं इसको लिख देता हूँ टू बी डिफाइन। एक्चुअली ये एक टर्मिनोलॉजी है जो SRS के अंदर यूज होती है, टू बी डिफाइंड, ठीक है, ताकि आपको पता हो कि ये वाली क्या टर्मिनोलॉजी है। तो कोई चीज इनकम्प्लीट है, अभी हमने बताया ना कि कंप्लीट होनी चाहिए, तो ये सारी चीजें आपको जल्द से जल्द, ठीक है। तो एनी अनसर्टेनिटी रिमेन इंक्रीज द रिस्क ऑफ द डेवलपर और टेस्टर, तो कोई चीज एम्बिगिटी नहीं होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। अब हम देखेंगे कि क्या होना चाहिए। एम्बिगिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर एम्बिगिटी है तो क्या करेंगे, अंग्रेजी तो आपकी जुबान नहीं है तो आप किसी और तरह से लिख देंगे, उसमें उर्दू में लिखते हैं, कोई मॉडल बना दें, कुछ कर दें। लेकिन अगर मैं कुछ आपको समझा रहा हूँ, जैसे अगर, ठीक है, और आपकी समझ में नहीं आया तो आपको सवाल कर लेना चाहिए, सर इसका यही मतलब है। अगर वो आपने नहीं समझा तो एम्बिगिटी आपके जहन में रह जाएगी और फिर वो आगे तक चली जाएगी, ठीक है। तो एम्बिगिटी क्या चीज होती है कि लोग इंटरप्रेट कुछ और कर रहे हैं, आपने कुछ और बताया लेकिन वो किसी और तरह से समझ रहे हैं, ठीक है। मसलन ये नीचे एग्जांपल दी हुई है, फास्ट सॉफ्ट रिपोर्ट बहुत फास्ट होनी चाहिए। अब ये फास्ट क्या चीज है, तो हम इसको समझते हैं कि फास्ट कोई चीज नहीं होती है, स्लो कोई चीज नहीं होती है। रिस्पॉन्स टाइम जो है वो 5 सेकंड या इससे कम होना चाहिए। तो अगर ठीक है, बात समझ में आ रही है ना कि आपको फास्ट, यानी आप अगर गाड़ी चलाते हैं तो आपका फास्ट और एक बूढ़ा आदमी जिसकी गाड़ी स्लो चलाता है तो उसके फास्ट में फर्क होगा ना। तो वेरी स्पेसिफिक होना चाहिए फास्ट का क्या मतलब है। तो फास्ट का मतलब है जनाब रिस्पॉन्स टाइम जो है 5 सेकंड या उससे लेस हो, ये मतलब है। तो एम्बिगिटी नहीं होनी चाहिए, क्लैरिटी, सारी चीजें, ठीक है। वरना फिर हम तो फास्ट को ये समझ रहे थे, ठीक है। ये कब होता है, जब ये लार्ज डेटा पे जो आप सॉफ्टवेयर चलाते हैं तो फिर उसकी रिस्पांस टाइम बहुत स्लो हो जाता है। दिस इज नॉन फंक्शनल, बाय द वे, दिस इज नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब जरा हम देखते हैं कि रिक्वायरमेंट लिखनी कैसे चाहिए। तो SRS का एक टेम्पलेट है IEEE 830, ठीक है। तो अब बहुत सारे PhDs इंजीनियर जिन्होंने 20-20 साल सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट ली है, सॉफ्टवेयर बनाए हैं, तो विद देयर एक्सपीरियंस दे कम अप विद अ टेम्पलेट कि इसमें ये कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि भाई क्या क्या उन्होंने सजेस्ट किया, ताकि हम बना रहे हो तो हमारे जहन में हो कि भाई ये सारी चीजें होनी चाहिए। 6 चीजें हैं, तो वो 6 चीजें क्या हैं उसकी हम डिटेल नहीं पढ़ेंगे इस कोर्स में, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि जब हम SRS लिख रहे हैं तो ये चीजें इसमें होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर है, SRS का टेम्पलेट है IEEE 830 स्टैंडर्ड, ठीक है। तो जो कुछ यहाँ हम समझेंगे वो IEEE के स्टैंडर्ड से पढ़ेंगे। तो अब ये क्यों जरूरी है आपके ख्याल में, ये SRS का टेम्पलेट क्यों जरूरी है? कोई बताएगा, जहन में आ रही है बात कि क्यों जरूरी है ये, कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए? एनीबॉडी, जहन में आ रही है बात? अच्छा, थोड़ा सा यूं सोचिए कि आप एक प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं और अभी थोड़ा सा अपने रोल को डेवलपमेंट टीम या प्रोग्रामर नहीं सोचिए, आप ये सोचिए कि एक सॉफ्टवेयर हाउस है जिसमें आप काम करते हैं और आपको एक फार्मास्यूटिकल भेज दिया गया है, वहाँ सॉफ्टवेयर बनाना है।
तो अब आप रिक्वायरमेंट लेने अगर गए हैं तो पहले से अगर आपने पढ़ा हुआ है कि क्या होना चाहिए, क्या पूछा चाहिए और क्या हैंडल करना चाहिए, तो बहुत हेल्प हो जाएगी आपको। तो टेम्पलेट वो आपको बता रहा है कि इसमें ये सवाल पूछ लेने चाहिए। ठीक है, अभी 20-25 साल का एक्सपीरियंस वाले लोगों ने इसको टेम्पलेट डेवलप किया है। तो एक तो ये वजह हो गई। दूसरी वजह ये हो गई कि जब आप सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट लिख रहे हैं तो उसको लिखने के बाद किसको देंगे? डेवलपमेंट टीम को देंगे। तो डेवलपमेंट टीम को मालूम होना चाहिए कि एसआरएस में क्या क्या चीजें होंगी और कैसे लिखी हुई होंगी, जिसको हमें पढ़ के सॉफ्टवेयर बनाना है। तो ये एग्रीमेंट इंटरनल भी है, ठीक है ना। यानी आपको मालूम होना चाहिए कि किस तरह से मॉडलिंग होगी, कौन से डॉक्यूमेंट बने होंगे, कौन सी डायग्राम बनी होगी। तो आपने एसआरएस में ऐसी डायग्राम बनाई है जो आपकी डिजाइन टीम को या डेवलपमेंट टीम को समझ में ही नहीं आती। कस्टमर को तो नहीं आती, लेकिन इनको भी नहीं समझ में आती, तो वो समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए एग्रीमेंट के साथ डिजाइन कौन सी होगी, सारी चीजें बहुत जरूरी है। ठीक है, इसलिए एक टेम्पलेट होना जरूरी है एग्रीमेंट के साथ। तो इसी तरह से जब आप एफआईपी करेंगे तो यूनिवर्सिटी आपको एक टेम्पलेट देगी कि इस टेम्पलेट में आप बनाएं। क्यों बनाएं? क्योंकि जो आपकी टीम है वो समझ पाए, आपके जो ज्यूरी है वो समझ पाए, और एक स्टैंडर्ड फॉलो। ठीक है ना। ठीक है, तो यू मे यूज एनी टेम्पलेट जिसका आपको आता हो, लेकिन क्योंकि हम यहाँ स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं तो हम IEEE के एक स्टैंडर्ड को देखेंगे। ठीक है ना। तो होता क्या है कि आप इस टेम्पलेट को पढ़ लें और जो चीज आपको समझ में आ रही है वो आप लिख लें, जो चीज नहीं समझ में आ रही है आप उसको छोड़ दीजिए कि भाई नॉट, ठीक है, तो हमारी नीड के लिए फिट नहीं है। ठीक है, इसमें एक रिवीजन हिस्ट्री भी है। तो रिवीजन हिस्ट्री को हम देखेंगे कि क्यों होती है। तो जब भी आप कोई चीज चेंज करें उसका लिखने की जरूरत है। तो ये क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि जनाब किसने चेंज किया था, कब चेंज किया था, अगर वो मौजूद है तो आपको समझना आसान हो जाता है। ठीक है, इसमें एक्चुअली 6 सेक्शन है। ठीक है ना। पहले मैं जल्दी से सेक्शन दिखा देता हूँ, 1 2 3 4, फिर हम एक एक करके डिटेल पढ़ लेंगे। ठीक है, ये सेक्शन 1 है, ये सेक्शन 2 है, फिर ये सेक्शन 3 है, 4 है, 5 है एंड 6 है। ठीक है, तो हम एक एक सेक्शन को देख लेते हैं। इसको जरा पढ़ लीजिए। ये IEEE के 830 स्टैंडर्ड से लिया गया है। अब एक्चुअल जो रिक्वायरमेंट है ना वो सेक्शन 3 है। अगर मैं आपको दिखाऊं, वो देखिए सेक्शन 3 है। क्या फीचर्स लिखने हैं, क्या लिखना है, ये सेक्शन बहुत बड़ा होगा, लेकिन इससे पहले हम क्या लिख रहे हैं जरा देखिए। ये सॉफ्टवेयर क्यों बना रहे हैं, इसका पर्पस है। ये वही है जो बिजनेस के पर्पस, जो हमने कहा था ना कि रिक्वायरमेंट लिखने से पहले उसका पर्पस पता होना चाहिए, बिजनेस ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए। तो यहाँ पर उसको पर्पस कह रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव ही है। ठीक है, ये जो पर्पस है ये बिजनेस ऑब्जेक्टिव है, ये बिजनेस ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, ये वही चीज है। ठीक है, फिर डॉक्यूमेंट कन्वेंशन। एक्चुअली अगर आप लिख रहे हैं तो किस तरह से लिख रहे हैं, कन्वेंशन से मुराद फॉर एग्जांपल हेडिंग है तो किस तरह से है, यानी अगर आप डायग्राम यूज कर रहे हैं तो कौन से डायग्राम यूज करेंगे। ठीक है, और इंटेंडेड ऑडियंस कौन सी है, यानी किसके लिए डॉक्यूमेंट है और किसके लिए नहीं है। ठीक है, और रीडिंग सजेशंस, इसको इस तरह से पढ़िए। फॉर एग्जांपल SRS बनने के बाद एक FS भी बनती है, फंक्शनल स्पेसिफिकेशन। अब दो दो डॉक्यूमेंट बनाना क्योंकि हमारे सॉफ्टवेयर हाउस के लिए मुश्किल था, तो हम एक ही डॉक्यूमेंट बनाते थे, SRS और FS। और FS को हम ब्लू कलर कर देते थे। हम कहते थे कि भाई ब्लू कलर वाली जो चीज है ना, ये आप नहीं पढ़ी, ये टेक्निकल टीम के लिए। तो बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन इसमें अवेलेबल होती थी जो डेवलपमेंट टीम के लिए, और अगर बिजनेस की समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, तो कन्वेंशन यहाँ लिखे होते थे। ठीक है, यानी रीडिंग सजेशन है कि ब्लू कलर में कोई चीज है तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ लें आप, अगर समझ में नहीं आ रहा तो कोई इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से है। या मैंने कोई चीज येलो कलर में लिखी है तो इसका ये मतलब है, या हाईलाइट की हुई है तो इसका ये मतलब है। तो ये रीडिंग सजेशन है, यानी जो पढ़ने से पहले आपको किस तरह से पढ़नी है। जैसे बुक में भी होता है कि चैप्टर किस तरह से अरेंज है और कौन सा पहले पढ़ना चाहिए, और ये अगर चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं तो उससे पहले 3 4 पढ़ लेना चाहिए, ये जो भी है। 1.4 एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्रोजेक्ट स्कोप। ठीक है, जो भी हमने पढ़ा था कि क्या प्रॉब्लम है और हम क्या करेंगे, तो प्रोजेक्ट स्कोप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो FIP के अंदर भी प्रोजेक्ट स्कोप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रोजेक्ट में करना क्या है।
ठीक है, तो बात समझ में आ गई। 1.1 और 1.4 इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ तक क्लियर हो रही है कि इस डॉक्यूमेंट में ये चीजें, दोनों चीजें होनी चाहिए, बिजनेस ऑब्जेक्टिव और स्कोप। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ रही है बात? क्लियर है या नहीं है? यस सर। ठीक है। अच्छा, लोग मेरे साथ हैं, मुझे ऐसा लग रहा है वैसी सम फीलिंग के शायद लोग मेरे सर्दी ज्यादा लग रही है लोगों को। दे आर एक्ट हैं, मेरे साथ हैं अभी तक, पढ़ रहे हैं यस पार्टिसिपेशन। सर। हाँ चलिए, अच्छी बात है। थोड़ा सा ऐसे फीलिंग आ रही है कि पार्टिसिपेशन जरा लेस है। चलिए, नंबर 2। अब ये पहली चीज 1.1 1.4 बहुत अच्छी तरह से हो गई। अब ये कि हाई लेवल थोड़ा सा है कि प्रोडक्ट में होगा क्या, क्या करना चाहते हैं, ठीक है ना, ये देख लें आप। तो हम कहेंगे जनाब ये बैंकिंग का सॉफ्टवेयर है और इसमें हम क्यों बनाना चाहते हैं जनाब, हमें ये प्रॉब्लम है, और ये अपर चीज है ना, यानी फीचर्स क्या होगा और ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट क्या होगा, ठीक है ना, डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन कंस्ट्रेंट्स क्या होंगे। अब मैं थोड़ा सा एग्जांपल से समझा देता हूँ आपको। ठीक है, पीछे चलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक ऑयल कंपनी हूँ, ठीक है, मैं नाम नहीं बता सकता आपको, मैं ऑयल कंपनी हूँ और मेरे पास एक ईआरपी लगा हुआ है, और वो उसकी सपोर्ट पाकिस्तान में अब बंद होती जा रही है या बंद हो गई है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि एक दूसरा ईआरपी लगा लूँ फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो मैं जिसकी एग्जांपल दे रहा हूँ उसके पास जेडी एडवर्ड लगा हुआ था और वो जेडी एडवर्ड लगा के सैप लगाना चाहते थे हटा के। ठीक है, तो पर्पस क्या है जनाब, हमारे पास मेंटेनेंस नहीं है और उसकी कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस हाई आ रही है और इंटीग्रेट नहीं हो पा रहा, तो ये मसले हैं हमारे साथ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम ये वाले 4 मॉड्यूल लगाएंगे, हमारी जो सेल्स है उस वाला, कॉस्टिंग वाला, परचेज वाला, तो ये 4-5 मॉड्यूल लगाएंगे और ये प्रॉब्लम है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अब हम आगे जाएंगे तो हम कहेंगे जनाब इसमें ये सारी चीजें होनी चाहिए प्रोडक्ट पर्सपेक्टिव में, यानी जो मसले हैं वो हल होने चाहिए, मेंटेनेंस आसान हो, इंटीग्रेशन आसान हो, और ये फीचर्स हो। ठीक है ना, तो हमें ये अगर हैं तो हम आगे चलेंगे, नहीं है तो आगे नहीं चलेंगे। फिर ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट उसका जो भी है, विंडोज होगा या लिनक्स होगा या यूबंटू होगा, जो भी ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट है, ऑपरेटिंग सिस्टम के हवाले से, कनेक्टिविटी के हवाले से। फिर कोई कंस्ट्रेंट तो नहीं है उसमें कोई, ठीक है, कोई अजम्पशन एंड डिपेंडेंसी तो नहीं है इसमें। अजम्पशन एंड डिपेंडेंसी देखिए अभी हमने थोड़ा सा पढ़ा था कि अगर कोई है तो बता दो। ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल जो हम सॉफ्टवेयर ले रहे हैं उसकी कंपनी जो है वो पाकिस्तान में है और सपोर्ट करेगी, तो जरा वेरीफाई कर लो ये अजम्पशन सही है या गलत है, क्योंकि जो पिछली कंपनी थी वो तो छोड़ के चली गई है, बंद कर रही है अपना बिजनेस, बंद कर दिया, सपोर्ट नहीं मिलती। तो ये सारी चीजें हैं जो शायद आपको देखने की जरूरत है। फिर जो चीज वो कह रहे हैं वो अवेलेबल है कि नहीं है, हमारा एनवायरनमेंट वो है कि नहीं है। अभी ये सॉफ्टवेयर के फीचर्स पे बात तो नहीं हो रही, अभी तो और कुछ बात हो रही है, बिजनेस पे, पर्सपेक्टिव पे, ठीक है, प्रोडक्ट पर्सपेक्टिव पे। अब यहाँ बात होगी कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये फीचर होना चाहिए, सेल्स का है तो सेल्स के डिपार्टमेंट वाले बैठेंगे कि भाई इसमें ये चीजें होनी चाहिए। ठीक है, यानी एरिया हो, सेगमेंट हो, जो भी जिस तरह से सेल्स का होता है फंक्शन। ठीक है, तो ये फीचर्स हैं एक्चुअली, बात समझ में आ रही है? तो फीचर से पहले कुछ चीजें थी जो इसमें होनी चाहिए, बिजनेस ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, प्रोजेक्ट का स्कोप होना चाहिए, फिर वो जो टीम दे रही है उसकी नॉलेज और उसका वेंडर का सिलेक्शन, ये सारी चीजें होनी चाहिए। लेकिन अब तीसरा जो सेक्शन है ना, ये वो चीजें इसको मैंने बताया था कि फंक्शनैलिटी रिक्वायरमेंट, फंक्शनैलिटी रिक्वायरमेंट से पहले भी कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये है सिस्टम का फीचर क्या होगा, ठीक है, उसको यूज केस भी कहते हैं कि भाई ये चीज होगी, मोड ऑफ ऑपरेशन क्या होगा, फंक्शनैलिटी हायरार्की क्या होगी। ठीक है, तो हम उसको जरा नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं क्या है जनाब। ये है जनाब सिस्टम फीचर्स, डिस्क्रिप्शन, प्रायोरिटी, रिस्पॉन्स सीक्वेंस, फंक्शनल रिक्वायरमेंट। अब ये है, ठीक है, इसकी एक एग्जांपल हम थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये बस ये समझ में आ रहा है कि सिस्टम फीचर्स के अलावा भी हमने सेक्शन 1 सेक्शन 2 देखा। ठीक है, ठीक है, ये नंबर 4 है। ठीक है, नंबर 4 क्या चीज है, क्या जो आप सॉफ्टवेयर ले रहे हैं वो किसी और सॉफ्टवेयर से तो इंटीग्रेट नहीं हो रहा है।
या जो यूजर डेटा एंट्री करेगा वो कैसे करेगा? कोई हार्डवेयर से तो इंटरफेस नहीं हो रहा है। देखिए, आप जब सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो आप ये सोचेंगे ये बताएगा कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन अगर आप किसी फैक्ट्री में या किसी उसमें लगा रहे हैं तो बहुत पॉसिबल है कि वो सॉफ्टवेयर किसी और सॉफ्टवेयर से इंटीग्रेट हो या वो सॉफ्टवेयर किसी मशीन से इंटीग्रेट हो। बहुत पॉसिबिलिटी है। नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन बहरहाल पॉसिबिलिटी है। तो एक्सटर्नल इंटरफेस रिक्वायरमेंट, एक्सटर्नल इंटरफेस का मतलब ये है कि आपकी जो जीयूआई स्टैंडर्ड है वो क्या होगी। समझ रहे हैं ना, जीयूआई यानी यूजर इंटरफेस क्या होगा। फिर अगर हार्डवेयर से इंटरफेस है तो आपको पहले से पता होना चाहिए, किसी सॉफ्टवेयर से इंटरफेस है तो पहले से पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं इन्वेंट्री का, लेकिन उनके पास कोई एक सॉफ्टवेयर है जिससे वो इंटीग्रेट होगा, तो वो आपको देखनी होगी वो फील्ड उससे इंटीग्रेट हो सकता है, नहीं हो सकता है, कैसे कम्युनिकेट करेगा। ये बात समझ में आ रही है? एक्सटर्नल इंटरफेस रिक्वायरमेंट, यहाँ तक बात समझ में आ रही हो जी, क्लियर हो रही है बात? ये नहीं हो रही है? यस सर, हो रही है, क्लियर है। ठीक है, चलिए। फिर ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, अब ये फंक्शनल भी हो गया और ये सारी चीजें होंगी नॉन फंक्शनल। अच्छा, ये जो रेड कलर से मैंने लिखा है ये जरा इंपॉर्टेंट है, परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट। अभी सेफ्टी सिक्योरिटी को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। मसलन आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया है, कुछ चीजें इम्प्लाइड हैं। मसलन आपने डेटा एंट्री के स्क्रीन बनाए और इससे आप एक बैंकिंग की एप्लीकेशन बना रहे हैं, ठीक है। तो और जो रिपोर्टिंग आपने बनाई है वो बिल्कुल सही चल रही है, लेकिन जब आप बैंक में जाते हैं तो वहाँ रिपोर्ट स्लो हो जाती है। अब व्हाट इज स्लो, व्हाट इज नॉट स्लो, तो यहाँ पर परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट लिखी होनी चाहिए। अभी लिखा ना 5 सेकंड या 10 सेकंड या 15 सेकंड, तो अगर 15 सेकंड लिखा हुआ है और ये 15 सेकंड से ज्यादा ले रही है तो फिर ये परफॉर्मेंस एक्सेप्टेबल नहीं है। फास्ट एंड स्लो नहीं लिखा होना चाहिए। तो क्या है, और रिस्पॉन्स टाइम क्या होना चाहिए और किस तरह से होना चाहिए, ये सारी चीजें लिखी होनी चाहिए उसके अंदर। फिर आप बताएंगे जनाब ये वाला जो डेटाबेस है इतने लाख डेटा के बाद फिर आपको 2 मशीनें चाहिए होंगी या ये वाला प्रोसेसर चाहिए होगा, सारी चीजें। तो बताने का मकसद ये है कि सॉफ्टवेयर कोई एक अलग सी चीज नहीं है। सॉफ्टवेयर के लिए एनवायरनमेंट चाहिए, सॉफ्टवेयर के लिए प्लेटफॉर्म चाहिए, सॉफ्टवेयर के लिए मशीन चाहिए, सॉफ्टवेयर के लिए चलाने वाला चाहिए, तब जाके वो सोल्यूशन बनेगा। बैंकिंग का सॉफ्टवेयर कैसे चल रहा है? चलाने वाला है, ट्रेंड है, मशीनें बिल्कुल सही हैं और सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है। 3 कंपोनेंट हो गए ना, चलाने वाला, मशीनें और सॉफ्टवेयर। तो जब हम बात कर रहे थे, जब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे कि अब जो जो एक्सपेक्टेशन है यूजर की वो बहुत हाई है, कोई गलती नहीं होगी, सब सही चल रहा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है आपको बहुत सारी चीजें देखनी होंगी, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट हैज बिकम कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी डायमेंशनल, यानी रिक्वायरमेंट सिंपल नहीं रही, ठीक है, कॉम्प्लेक्स हो गई है और मल्टी डायमेंशनल हो गई है। उसको हर तरफ से देखना होगा, यानी रिक्वायरमेंट की तरफ से भी देखना होगा, अजम्पशन की तरफ से भी देखना होगा, मशीन की इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ से भी देखना होगा और यूजर की मेंटल कैपेबिलिटी को भी देखना होगा। इसलिए कहते हैं रिक्वायरमेंट हैज बिकम कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी डायमेंशनल। तो इसलिए ये टेम्पलेट आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि आप पहली दफा लिख रहे हैं तो बहुत सारी चीजें जो आपने कभी नहीं सोची थी, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि अगर ये ना लिखी तो क्या नुकसान है। तो अब ये समझ में आ रहा है, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ लेकिन समझाना चाह रहा हूँ कि टेम्पलेट का बैकग्राउंड है क्या। कि जब लोगों को प्रॉब्लम हुई होगी, उन्होंने सिक्योरिटी फॉर एग्जांपल नहीं देखी थी, एक बैंकिंग का सॉफ्टवेयर ले रहा हूँ तो आपको मालूम होना चाहिए 6 कंट्री से चलेगा, हाईली सिक्योर होना चाहिए, ये भी कोई बताने वाली बात है। तो अगर आपके सिस्टम में सिक्योरिटी नहीं है तो फिर वो एक्सेप्टेबल नहीं है। कस्टमर नहीं बताएगा बैंकिंग का सॉफ्टवेयर ले रहा हूँ और उसको हाईली सिक्योर होना चाहिए, इसमें कोई इंट्रूडर एंटर ना हो सके, उसको बग ना कर सके, हैक ना कर सके, ठीक है। तो ये बताएगा नहीं, लेकिन बहरहाल ये चीजें हैं मेरे अंदर सिक्योरिटी में, पासवर्ड होगा, ये होगा, तो आप पहले से बताएंगे कि ये सारी चीजें विच इज नॉन फंक्शनल। ये बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा इसको रिलेट कर पा रहे हैं कि बड़े वाले सिस्टम के अंदर हमें ये चीजें चाहिए होंगी। हम नॉर्मली नहीं पूछ रहे हैं लेकिन ये बहरहाल कस्टमर को चाहिए होंगी, सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, क्वालिटी एट्रीब्यूट्स। क्लियर है? ये बात तक बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है। तो इसको जरा लार्ज पर्सपेक्टिव में थोड़ा सोचिए कि मैं एक टीम का पार्ट हूँ
और कस्टमर कैसे सोच रहा होगा। तो हमें ये सारी चीजें, इस डिटेल में हम नहीं जा रहे, लेकिन बहरहाल हम थोड़ा सा समझ पा रहे हैं कि प्रोसेस क्यों पढ़ रहे हैं, रिक्वायरमेंट की डिटेल क्या है, और कौन सा माइंडसेट होना चाहिए जब कस्टमर कहेगा सोल्यूशन बहुत अच्छा है, सॉफ्टवेयर तो अच्छा है, इनके पास मशीनें अच्छी नहीं है, तो भाई किस बता देता कोई, ठीक है, एक बैंकर को कोई बता दे कि भाई कौन सी मशीनें चाहिए, कौन सा प्रोसेसर चाहिए, कौन सी ठीक है, ये सारी चीजें, ये नॉन परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट है। आखिरी चीज ये है कि जो कोई एनालिसिस मॉडल, कोई इशू, कोई चीज, अब ये कोई चीज जो ऐसी है जो आखिरी में आपने मेंशन की है, कोई भी अपेंडिक्सिस होगा, तो नॉर्मली इसमें टर्मिनोलॉजीज यूज होती है, ग्लॉसरी जिसे आप कहते हैं ना, ग्लॉसरी, कस्टमर की ग्लॉसरी आपको समझ में आनी चाहिए। क्यों समझ में आनी चाहिए? मसलन आपको एग्जांपल देता हूँ मैं, हम क्योंकि सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो हम रिलीज कहते हैं, सॉफ्टवेयर जब बना के कस्टमर को दे दें इसको कहते हैं रिलीज जाना, ये बात ठीक है। तो पहला रिलीज, दूसरा रिलीज, ठीक है ना। हम, मेरे जहन में यही था कि सॉफ्टवेयर की रिलीज, लेकिन एक ऑयल कंपनी के पास हम सॉफ्टवेयर जब बना रहे थे या जब बैठ रहे थे बातें कर रहे थे, तो एक वर्ड यूज करते थे, रिलीज रिलीज रिलीज। तो मुझे लगा इनकी रिलीज का मतलब कुछ और है, ठीक है, इनकी ग्लॉसरी का मतलब कुछ और है। तो आफ्टर फ्यू मीटिंग्स मैंने कहा ये रिलीज होती क्या चीज है। हमारे जहन में तो ये है कि भाई ये रिलीज नहीं होती है जो आप समझ रहे हैं। रिलीज हम इसे कहते हैं, जो जो ऑयल हमारे पाइपलाइंस के अंदर जा रहा है वही हमारा पैसा है, तो उस पैसे को हम कहते हैं कि जनाब रिलीज, यानी ठीक है। तो सेल्स, जो सेल्स है हमारी, वो सेल्स रिलीज से पंप इन होती है। इसी तरह से एक और कस्टमर है जो बातें करते हुए हर थोड़ी देर में वो MSN का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। मैं सुन तो रहा हूँ लेकिन ये MSN मेरी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना, या ASM, अब उनकी जुबान पे चढ़ा हुआ है लेकिन हमारी समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर हम वो चीज लिख लेते हैं, जनाब नेशनल सेल्स मैनेजर, NSM करे जा रहे हैं वो। तो कह रहा रुक जाइए जरा, बताइए मुझे ये NSM क्या होता है। तो वे वो चीजें हैं कि आपकी समझ में ही नहीं आ रहा है, वो बोले जा रहा है, आपकी समझ में ही नहीं आ रहा है। इसी तरह से बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज होती है जो आपको समझने की जरूरत है, तो वो आप यहाँ लिख देते हैं कि जनाब ये आपने लिखी हुई वही टर्मिनोलॉजी जो कस्टमर को समझ में आती है, NSM, ASF, जो भी है, और यहाँ पर आपने उसका शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये वो वाली चीजें जरूरी होती है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये एक टेम्पलेट है जो स्टैंडर्ड टेम्पलेट है जो हम यूज करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो अभी तक कोई चीज नहीं समझ में आई है, प्रोबब्ली दिस इज द लास्ट स्लाइड। तो हम बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं, इसको मैंने थोड़ा सा रिड्यूस करके एक वो बनाया है, थोड़ी सी स्लाइड्स के साथ, 17 स्लाइड्स के साथ। लेकिन हम उसको थोड़ा सा नेक्स्ट उसमें एक एग्जांपल देखेंगे तो थोड़ी चीजें क्लियर हो जाएंगी, फिर हम उसको रिलेट कर पाएंगे। यहाँ तक कोई सवाल, कोई चीज नहीं समझ में आई? एनी क्वेश्चन सो फार? कोई सवाल भाई किसी का? No, हाँ sir. सर। No, sir. ठीक है, हम इसको रोक लेते हैं। जरा ये समझाइए, या थोड़ा सा अपने आप से सवाल कीजिए कि हमने प्रोसेस पढ़ लिया था, उस पर हम एक असाइनमेंट कर लेंगे। अब ये रिक्वायरमेंट इतनी क्रिटिकल क्यों है हमारे किसी भी सक्सेस के लिए? और थोड़ा सा सोचिए कि जो आजकल का जो हम जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, तो ऑटोमेशन की डिमांड क्या है? कोई सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट दे रहा होगा तो व्हाट इज द एक्सपेक्टेशंस आपकी टीम से या आप लोगों से या टेक्नोलॉजी के लोगों से? क्या एक्सपेक्टेशन है जो आप तो सोच ही नहीं रहे हैं, लेकिन कस्टमर तो सोच रहा है कि आपको बताना चाहिए था, करना चाहिए था? क्या है मतलब? फॉर एग्जांपल आप क्या एग्जांपल दूं आपको? अ, कोई एक बहुत बड़ा वो है, क्या नाम है, स्टोर है, ठीक है ना, जैसे चेज है, या ठीक है कोई शॉपिंग सेंटर है, उसको ऑटोमेट करने गए, तो व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन? आप तो सोच रहे होंगे रिक्वायरमेंट बताएगा, हम सॉफ्टवेयर बना देंगे, हार्डवेयर ये खुद ही खरीदेगा और लोगों को ट्रेंड खुद करेगा और कोई फलानी चीजें, ये आप सोच रहे हैं या ये कस्टमर क्या सोच रहा होगा?